small scale business, its role and importance of small scale business, and we also discuss the limitations of small scale business. Now, what are the government assistance or special schemes, ठीक है, गिवन बाय फॉर द रूरल इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या असिस्टेंस हमें हेल्प की हुई है, क्योंकि हम मान के चलते हैं धीरे धीरे, जो हमने पहले बात की कि इनका काफी कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पर अब जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो एक्टिवली जो हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट करती है, ताकि इनको कुछ असिस्टेंट, इनको हेल्प प्रोवाइड कर सके। किस रिलेटेड हेल्प चाहिए इनको, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो काफी गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसीज तैयार की हैं, जिसमें गवर्नमेंट इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इनको हेल्प करती है। इसमें अलग अलग जो है हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स बना दिए गए हैं, ताकि इनसे हमें भी पता चलता रहे कि कौन हमें हेल्प करता है, गवर्नमेंट हमें कौन कौन से वेज में हेल्प करती है। तो इसमें हमने सारे नहीं करने, हमारे सिलेबस में कुछ लिमिटेड ही हैं, हम वही करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हम करेंगे DIC, ये आपको 6 पॉइंट दिख रहा है, DIC। ये हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नबार्ड बैंक, तो नबार्ड बैंक हमारे इसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, ये भी नहीं है हमारे इसमें सिलेबस में। थर्ड आ जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये थर्ड वाला हम करेंगे। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इन्होंने काफी जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल ने इनको हेल्प करने की सोची है, जिसमें काफी एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं या कॉरपोरेशंस हैं जो इनकी हेल्प करती हैं। अगर हम मेन उस मोटे मोटे तौर पे देखें तो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स, जो ये सारे हम कर रहे हैं। सेकेंड आ जाता है इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू SSI, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या क्या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। कुछ इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट कर रही है। तो कुछ इंस्टीट्यूशन जो कर रहे हैं उनमें ये नाम है, फर्स्ट है नबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पर ये हमारा टॉपिक कट चुका है तो इसको नहीं करेंगे। दूसरा है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, ये भी नहीं करेंगे। थर्ड आ जाएगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। जो नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है, इसका सेटअप कब हुआ था? 1955 में, विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका मेन पर्पस क्या था? इनको हेल्प करें, प्रमोट करें, ग्रोथ रेट इनका बढ़ाएं, किनका? स्मॉल बिजनेस यूनिट्स का। तो इनका मेन फोकस क्या था? फर्स्ट था टू सप्लाई इंडिजियस एंड इम्पोर्टेड मशीन इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, मीन्स इनको जो मशीन्स चाहिए आप इनको इंपोर्ट करके दो इजी इंस्टॉलमेंट में या हायर परचेज सिस्टम में। हायर परचेज टर्म्स होता है उधार पे, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट को ही हम इजी परचेज सिस्टम कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। हायर मतलब किराए पे लेना, तो इनको किराए पे या एज अच्छा, आप इनको किराए पे दे सकते हैं या एज अ इंस्टॉलमेंट आप इनको पे करके कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेड मशीन्स,
सेकंड आ जाएगा टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, इनको सप्लाई कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लाके, क्योंकि जैसे कि ये स्मॉल बिजनेस है, इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा इनके पास रॉ मटेरियल की जो है तंगी रहती है एक तरह की, तो इनको आप सप्लाई करवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। थर्ड आ जाएगा टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एसएसआई, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस करती है आप उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हो, जिससे एक्सपोर्ट वर्दीनेस जो है कंपनीज की वो इंक्रीज होगी। मींस जो भी स्मॉल स्केल यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगी वो सारा बाहर भेजने में उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा है टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मैनेटरिंग फंक्शन, एडवाइजरी एंड मैनेटरिंग फंक्शन में आ जाएगा कि इनको टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अपग्रेडेशन हुई है टेक्नोलॉजी में उससे रिलेटेड अपग्रेड करते हैं, उनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कुछ भी इनमें चेंजेस आए हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, उन सब चीज़ों में उनको मेंटरिंग या एडवाइस देना। मेंटर करना आपको पता ही है, मेंटरिंग मीन्स उनको समझाना, एडवाइस करना, कोई एक्सपर्ट गाइडेंस दे देते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने इनके वही पढ़े हैं कि इनके क्या रोल है। अगर हम देखें इससे क्या होगा, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी उनका जो ट्रैक है वो फाइनेंशियली ट्रैक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं इन इंडस्ट्रीज की, क्रेडिट जो रेटिंग्स है वो रेटिंग्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। क्लियर? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, तो इसका ये क्लियर है। यस मैम। आपको जो इस पे टॉपिक आता है वो आपको छोटे छोटे टॉपिक ही आते हैं, जैसे आपको सिर्फ पूछा जाएगा NSIC, इसकी या फुल फॉर्म आ जाएगी, या आपको इससे रिलेटेड 3 मार्क्स का टॉपिक आ जाएगा, आपने फिर ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। लिखवाने की जरूरत नहीं है पॉइंट्स, क्योंकि ऑलरेडी बुक में गिवन है, यही सारे मैं रिपीट लिखवाऊं कोई फायदा नहीं है, आप यहीं से इसको देख के नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ आ जाता है वो आ जाता है रूरल वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो ये हमारा टॉपिक है ये भी हमारा टॉपिक कट हो चुका है उसमें से, तो हमने इसको भी नहीं करना। Over here, I have the healthy stuff. The homegirls trying to get fit, Vani, and then Dennis. Vani, mute करो अपना With mic. stuff. Right here. Vani, माइक को म्यूट करो। हाँ जी, तो ये मैं जैसे बता रही थी, ये फोर्थ वाला पॉइंट भी नहीं आना हमारा। फिफ्थ है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति के नाम से है, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6 पॉइंट DIC, ये है हमारे सिलेबस में। तो DIC मतलब है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, तो नोट डाउन बुक्स में कर लीजिए, नोटबुक्स में कर लीजिए, ये नहीं कहना मैंने सारे लर्न कर लिए बाद में। जो नहीं है सिलेबस आपको हमने रिवाइज वाला बताया हुआ है, इसमें सिर्फ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है मतलब NSIC, दूसरा DIC है जो अभी हम करने लगे हैं, ठीक है ना। तो DIC क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। जो DIC है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1 मई 1978 में सेटअप हुआ था। इनका भी वही सेम है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं था, वो ओवरऑल कंट्री में था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। ये अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप क्या हेल्प करना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, उसके लेवल का है। इनके जो सेंटर्स हैं इनका मेन आइडिया क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम्स क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर करना, अगर किसी को क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट को अरेंज करके देना। और जो ये सेंटर्स होते हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं, क्योंकि
ये सर्विसेज और सपोर्ट देते हैं उन एंटरप्राइजेस को जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को चलाते हैं। तो ज्यादातर हम मान के चलते हैं रूरल एरियाज में ऐसे होते हैं, ठीक है ना। और डीआईसी का मेन मोटिव क्या है? इट ब्रिंग्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स। ये चाहते हैं कि जो भी एटीट्यूड है रूरल एंटरप्रेन्योर्स का, हम उनका वो एटीट्यूड चेंज करें, ठीक है, टुवर्ड्स द सोसाइटी या टुवर्ड्स द कंट्री, उनकी हेल्प करें। और डीआईसी जो है एक इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हम बात करें इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पैराग्राफ में दिए हुए हैं, पैराग्राफ को ही पॉइंट्स में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है डीआईसी, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1 मई 1978 को हुआ था। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये लाइन जरूर लिखनी है, फर्स्ट लाइन में तो सेटअप और इसी के बारे में बता दें। सेकंड में आपने बताना है कि इनका मेन मोटिव क्या है। ये सेंटर्स क्या करते हैं? प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएगा अभी मैंने बताया। ये आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम्स, प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, क्रेडिट अरेंज करके देते हैं, मशीन्स एंड इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड इनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये इन एंटरप्राइजेस को प्रमोट करते हैं और इनका एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सोसाइटी कह सकते हो, उनको ब्रिंग चेंज लाते हैं। प्लस साथ में बताना है ये इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल ग्रोथ करते हैं इन at district level, economically and industrial growth at district level. Clear? इसके बाद हमारा वही टॉपिक शुरू हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा वैसे ये चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज गिवन नहीं है, ठीक है। ये तो हमने बताया कि कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के तो इंस्टीट्यूशनल लेवल भी थे और गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी दे रही थी। जो अभी तक हमने पॉइंट्स पढ़े वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के पॉइंट थे, जिसमें से 6-7 पॉइंट्स थे, जिसमें से बाकी सब कट के सिर्फ 2 ही रह गए हैं, एनएसआईसी और डीआईसी। तो जो कुछ ये तो हो गई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो इनको मिला है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिला है, उसके पॉइंट्स हमारे को बुक में यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो वो थोड़े से आप पॉइंट्स लिख लीजिए, वो इसी के साथ टॉपिक है। लिखिए, इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, incentives offered by government for industries in rural areas. Incentives offered by government for industries in rural areas. अब इन एरियाज में गवर्नमेंट को क्यों आना पड़ा? क्योंकि देखिए, जब हम अगर बात करें इंडिपेंडेंस से पहले या बाद की, तो कुछ एरियाज तो काफी जल्दी डेवलप हो गए, ठीक है, जहाँ जहाँ मेन इंडस्ट्रीज लग गई, जहाँ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन अच्छा था। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी तो थी ना, जहाँ कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ प्रॉपर नहीं हुआ। तभी हमने कहा ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो रीजनल बैलेंसेस करती है, मीन्स वो बैलेंस फिल करती है कि कौन कौन सी जगह है जो हमारी रह गई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने अपना प्रॉपर बैलेंस करके हमारे लिए चले हैं, क्योंकि बैलेंस किया है तभी तो ये इंडस्ट्रीज ने रीजनल बैलेंस को कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, लोकल स्किल्स और रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज किया है। यहाँ तक कि जो लोग माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में जाते थे उनको भी रोका है। क्यों रोका है? क्योंकि इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है कि रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज अच्छी खुल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये रीजंस की वजह से इन्होंने वहाँ रीजनल बैलेंसेस करा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने मेनली जो हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरिया है,
ठीक है, जहाँ बैकवर्ड एरियाज है वहां पर ये इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा काम किया है ताकि वहां भी जो है रीजनल बैलेंस हो जाए, मतलब सबको पूरा ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें, पूरी कंट्री की बात करें, तो कुछ ऐसे इंसेंटिव्स ऑफर किए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा, लिख लीजिए कौन से इंसेंटिव्स दिए हैं वो हम लिखवा रहे हैं। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, availability of land in these areas at concessional rates, उनको सस्ते रेट्स में लैंड प्रोवाइड करवाइए। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन these areas at concessional rates, सेकंड आ जाएगा लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स, लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स in backward areas, third is establishment of industrial estates, establishment of industrial estates in backward areas, नेक्स्ट आ जाएगा फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा ऑफरिंग टैक्स कंसेशनल रेट्स, टैक्सेस में उनको कंसेशन दे दिया, मतलब ऑफरिंग टैक्स कंसेशन टू यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, offering tax concession to units located in backward areas। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा फाइनेंस एट कंसेशनल रेट्स, उनको फाइनेंस करके दे दिया, लोन्स दे दिए सस्ते कंसेशनल रेट्स में, टू द इंडस्ट्रीज सेटअप इन दीज एरियाज। सेवंथ आ जाएगा ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सब्सिडीज क्या होता है, एक छूट मिलना, मान लो गवर्नमेंट ने कहा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका आएगा 10% रेट पे, कुछ मतलब एक फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा पर जो बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाएगा उनसे हम सिर्फ 6% चार्ज करेंगे, देखो उनको 4% की हेल्प मिली है ना, तो सब्सिडीज होता है छूट देना, ठीक है ना। जैसे पुअर जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं उनको अलग तरह का राशन देते हैं, फ्री राशन मिलता है, या उनको 2 रुपीज 5 रुपीज केजी मिलता है जो बाहर महंगा मिलता है, तो ये एक होता है एक सब्सिडीज देना, तो उनको सब्सिडीज देते रहना। और लास्ट आ जाएगा स्पेशल प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज has been initiated by government, special programs for the development of backward areas have been initiated by the government। क्लियर।
मैं रिपीट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दीज एरियाज कंसेशनल रेट्स। इट मीन्स कि जो लैंड है उनको अवेलेबल हो जाएगी बहुत ही कंसेशन रेट्स पे, सस्ते में। सेकंड आ जाएगा लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बैकवर्ड एरियाज। गवर्नमेंट उनको प्रोजेक्ट्स देगी जो बैकवर्ड एरियाज में वो लोकेट करेंगे, मतलब वहां पर बनाएंगे। थर्ड आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। अब पब्लिक सेक्टर के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो वहीं बैकवर्ड एरियाज में लगाएंगे। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी वो भी उनको कहेंगे कि बैकवर्ड एरियाज में लगाएं, बनवाएंगे, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है, उनको भी अपना प्रॉपर रहने का वो मिल सके। फिर आ जाएगा इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी डेवलप करेंगे। ऑब्वियस है, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वहाँ ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, वहाँ बैंकिंग भी चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो ये सब भी अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद है उनको टैक्स में कंसेशन देंगे, ठीक है ना। अगर किसी की भी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में होती है तो उसको इनकम टैक्स में एजम्पशन मिलती है। इसके अलावा उनको टाइम टू टाइम सब्सिडीज ऑफर करेंगे। सब्सिडीज हो सकती है ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी दे सकते हैं, कि मतलब किराया अगर बाकी से हम ट्रांसपोर्ट का किराया 100 रुपीज लेते हैं तो आपसे 50 ले लेंगे। उनको कैपिटल में सब्सिडीज मिल सकती है, मतलब फिक्स एसेट वो जो परचेज करेंगे उनको वो सस्ते मिल जाएगी। या इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो भी खर्च करेंगे, रोड्स बनेगी, वहाँ डैम्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगी, कितनी चीजें उसके साथ बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, तो वहाँ फ्री उनको एजुकेशन मिल जाएगी। और साथ ही स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जगह पे ही जॉब मिल जाएगी, अपने स्टेट में ही रह के, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप देखो दूर दूर दराज वाले गाँव में जाओ, दूर इधर उधर ऐसे एरियाज में जाओ, हिली एरिया जैसे इसमें बताया, वहां पर अभी कुछ भी सेटअप नहीं है, वो अभी भी पुराने तरीके से रह रहे हैं, ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, ना कुछ रहने का है, खाने का है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनकी हेल्प के लिए ये सब कर रही है, ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज ही लगा सके, वहाँ बिग इंडस्ट्रीज नहीं भी लगती तो स्मॉल तो लगा के उनकी हेल्प कर ही सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नेम एनी टू इंस्टीट्यूशंस विच प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 2 पूछे हैं, वैसे तो 6 7 हमारे पास ये गिवन थे 6, पर हमारे चैप्टर में भी अब 2 ही आने हैं, तो आप 2 कौन से दोगे, DIC और NSIC। क्यों ये 2 दोगे, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में 2 ही रह गए हैं। फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DIC या फुल फॉर्म ऑफ NSIC, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ जाता है गवर्नमेंट इनको क्या क्या इंसेंटिव्स दे रही है, तो मैंने अभी इतने सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप कोई भी 2 लाइंस लिख के बता सकते हो ये इंसेंटिव्स दे रही है, ठीक है ना। उसके अलावा आ सकता है नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज सेटअप इन 1955। अभी हमने पढ़ा 1955 में कौन सा बना था, नेशनल, कौन सा था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज NSIC. कॉर्पोरेशन। और अगर 1978 का पूछ ले तो DIC का नाम दे देना आपने, ठीक है ना। अगर पूछ ले कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो SSI में आती हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं, हमने पढ़ी है, कॉटेज आ गया, माइक्रो आ गया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज आ गए, सारे उसके अंडर ही है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, नेम द इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट है, अभी हमने पढ़ा है, जो इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देता है। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ रखा होगा, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है वो, फॉर DIC. DIC। तो डिस्ट्रिक्ट नाम ही DIC डिस्ट्रिक्ट से ही है, तो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा तो समझ जाना इसी से रिलेटेड पूछा हमसे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी ना, अभी हमारे टॉपिक कट चुका है, उस पर काफी छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे घुमा फिरा के, पर वो टॉपिक ही कट गया, तो अब उससे रिलेटेड कोई फायदा नहीं है उसको करने का, मतलब, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस प्रोग्राम ऑन मई 1978
with the special stress on development of small and cottage industries by providing integrated administrative support in the area. To achieve this objective, an agency was set up, named that agency. अब ये लाइन देख लो, रट्टी जानी चाहिए आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क 1978 कौन सी थी? DIC. DIC। ये केस स्टडी थी एक तरह की, आपको ऐसी लाइन दी हुई थी कि एक इंडस्ट्री है, एक एजेंसी है जो 1978 मई में खुली थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, मतलब सारे पॉइंट्स उससे से रिलेटेड दिए। तो आपने पहचान लिया। अब साथ ही पूछा है उसके फंक्शंस बताइए। तो जो पॉइंट्स अभी बोले हैं ना, ये सारे जो मैं कह रही थी, पैराग्राफ दिया हुआ, इसको पॉइंट्स में लिख लेना, फिर वही पॉइंट्स आप बता देना, बड़ा इजीली हो जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ NSIC? पर्पस पूछा है, आपके पास वही पॉइंट्स है, बस उसी का पर्पस के फॉर्म में बता देना कि हाँ इसका ये पर्पस है। व्हाट इज द रोल ऑफ DIC इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? अब रोल है, इंपॉर्टेंस है, सब यही है हमारे पास, तो आप इसको फिर से यही DIC का एक्सप्लेन कर देना। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, देख लो आपके सामने कितने क्वेश्चन आ गए इसमें से निकल के। बाकी स्टार्टअप इंडिया, ED, ये तो मैंने पहले ही बताया, अलग अलग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलेंगे नहीं जल्दी। हो सकता है बिल्कुल लेटेस्ट कोई नई बुक होगी तो उसमें हमें काफी कुछ इससे रिलेटेड मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स अभी ऐड हुए हैं। तो अगर हम कोई पुरानी बुक्स उठाएंगे तो उसमें हमें टॉपिक्स मिलेंगे नहीं इजीली, क्योंकि टॉपिक्स ही अभी ऐड हुए हैं। तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा। स्टार्टअप इंडिया हो गया, ज्यादा ज्यादा अभी जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कौन सी स्कीम है जो 15 अगस्त को हुई थी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी स्टार्ट की थी। तो ऐसे घुमा फिरा के आ जाएंगे, पर वो आपको पता होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड कोई इतना घूम फिर के नहीं आएगा। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली पहचान लेते हो। अब इसमें फिर ऐसा क्वेश्चन एक आया है, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। नेम द इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक विच इज सेट अप टू प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, दो नाम बताने हैं, वही DIC और NSIC। तो ये वेरी वेरी इजी है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि देखिए कल संडे है, फिर मंडे आई थिंक ऑफ होगा क्योंकि गुरु नानक जयंती है। तो आप ट्यूसडे को फिर आप मुझे इसका टेस्ट दे सकते हैं, है ना। आपके पास 2 दिन है, आपने कौन सा सारा दिन सेलिब्रेट करते रहना, और आज का भी दिन होगा आपके पास। तो आप ये चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। इस चैप्टर में मेनली करना क्या है, टॉपिक्स मैं बताऊंगी, सारा चैप्टर नहीं होगा। एक तो DIC, एक वो NSIC, प्लस एक स्टार्टअप इंडिया। मैंने 3 टॉपिक्स दिए हैं अभी सिर्फ। क्लियर है? तीनों टॉपिक्स के बारे में क्लियर है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। अभी सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। इसका हम टेस्ट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे अपना, डेट इज इंटरनल ट्रेड। अब हमारे 2 चैप्टर्स रह गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। टोटल अगर हम मान के चले NCERT की बुक से हमारे पास 11 चैप्टर्स थे, जिसमें से 9 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम 10th भी स्टार्ट साथ साथ कर ही देंगे, रिवीजन हम साथ साथ कर ही रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक्स आपने रिवाइज करने हैं फॉर ट्यूसडे टेस्ट। मैं पहले ही बता रही हूँ ट्यूसडे टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो अपना प्रिपेयर करके रखना है। चलिए कौन किस चीज का हाँ जी, किस चीज का टेस्ट है मैम ट्यूसडे को? कौन बोला? ये अब बोला। हाँ, ट्यूसडे को बेटा हमारा जो अभी 2 टॉपिक्स आज करवाए हैं, NSIC प्लस DIC का जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमने 2 किए, प्लस स्टार्टअप इंडिया स्कीम का 3 टॉपिक्स। क्लियर? यस मैम।